विशेष नहीं आया चिराग, विशेष नहीं आया, नहीं पता। हाँ बोला कि नहीं आ पाएंगे आज। क्लास के बीच में किया था ना एक्चुअली। हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक। चलिए बोलते हैं कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अब आपको पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है टोटल, ठीक है। देख लीजिए आपके पास में क्या क्या एलिमेंट है। पहला एलिमेंट आपको दिया हुआ है, ये आपके पास में प्रीवियस ईयर हो गया, ये आपके पास में क्या हो गया, करेंट ईयर हो गया, ठीक है। आप देखिए, हल्ला नहीं कीजिए, आई अरे विशेष दिया है, काहे लेट हो गया, देख के आराम से, इधर साइड बैठिएगा, इधर साइड, ठीक है। तो आपका प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट था 2 लाख रुपया, इस साल प्रॉफिट का सरप्लस का बैलेंस आपका कितना हो गया है, 2 लाख से बढ़ के 3 लाख हो गया है, ठीक है। तो इस बार कंट्रीब्यूशन कितना है, करेंट ईयर का कंट्रीब्यूशन चेक करते चलिए, 1 लाख रुपया, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। इसके बाद आपके पास में कौन सा एलिमेंट देता है आपको, नेक्स्ट बोलता है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल मेरा किस चीज में यूज होगा, बिल्स रिसीवेबल किस चीज में यूज होगा, वर्किंग कैपिटल चेंज में यूज होगा क्या, यूज होगा बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अगला बोलता है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये क्या है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका एसपीएल को कम कर रहा है, ठीक है। ये 3 लाख रुपया पिछले साल एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, अभी 3,20,000 रुपया है। आपने, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिएगा, आपने करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 20,000, समझ में आता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है ना सबका, वही तो होता है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पिछले साल बैलेंस 3 लाख था, इस साल बैलेंस 3,20,000 रुपया हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इस साल आपने कितना प्रोविजन और बनाया डेप्रिसिएशन का, 20,000 बनाया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ क्लासिफाई होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट किस चीज में यूज आएगा, वर्किंग कैपिटल चेंज में यूज आएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट वर्किंग कैपिटल चेंज में यूज आएगा, चेक कर लेते हैं। 14,000 से 12,000 हो गया, मतलब कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, अच्छा सॉरी, ठीक है। 16 से 40 हो गया, ओके ठीक है। 16,000 से बढ़ के आउटस्टैंडिंग रेंट 40,000 का हो गया, कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। आई उसके बाद बोलता है आपके पास में प्रीपेड इंश्योरेंस 14,000 से घट के 12,000 रुपए का हो गया, क्या हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट है। डिक्रीज इन एसेट क्या किया जाता है, इनफ्लो होता है, डिक्रीज इन एसेट का इनफ्लो होता है। आपको ये याद करना पड़ेगा, या अगर अभी याद नहीं हो रहा है तो आपको धीरे धीरे वो याद हो जाएगा, ठीक है। या यहीं पे अगर आप फंस रहे हैं तो भाई डिक्रीज इन करेंट एसेट है, समझिए इन्वेंट्री मेरे पास 20,000 का था, घट के 12,000 रुपया हो गया, 8,000 रुपया मेरे कैश में ऐड हो गया होगा, मतलब कोई भी करेंट एसेट हो वो उसका डिक्रीज होना हमेशा क्या होगा, ऐड हो। अगर आप नहीं क्लासिफाई कर पा रहे हैं तो कोई इजी वाला करंट एसेट लेकर के समझ लीजिए और अपने आप लिख दीजिए, ठीक है। आपका मेन फोकस क्या है कि आपसे आंसर बनना चाहिए, ठीक है। अगला गुडविल है शायद, ठीक है। गुडविल क्या हो रहा है, एमोर्टाइज हो रहा है। गुडविल करंट ईयर में एमोर्टाइज हो रहा है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए क्या होगा, कुछ होगा क्या यहाँ पे, नॉन कैश एक्सपेंस है, प्रॉफिट में ऐड होगा क्या, प्रॉफिट में ऐड होगा, हाँ प्रॉफिट में ऐड होगा। इन्वेंट्रीज स्टॉक 1,40,000 से बढ़ के 1,80,000 हो रहा है, तो कैश आउटफ्लो होगा, क्लियर है। अब एक बार बनाने का तरीका देख लीजिए, देखिए सबसे पहले आपने प्रॉफिट का बैलेंस निकाला, आपने बोला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मेरे पास में कितने का आया, 1 लाख रुपए का आया, ठीक है। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस आपके पास कितने थे, डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन आपने कहां से निकाला, ये डेप्रिसिएशन आपने एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डिफरेंस से निकाला, समझ में आ रहा है, ये 20,000 कैसे निकाला देख लीजिए, ये रहा आपका एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर जो थी, ठीक है। 3 लाख बढ़ करके 3,20,000 हो गई थी, मतलब आपने करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, 20,000 रुपए का, ठीक है। वही 20,000 रुपए आपका नॉन कैश एक्सपेंस था, आप इसको एड बैक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए गुडविल एमोर्टाइज, ये समझ में आ रहा है, ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है आपका, आप इसको भी क्या कर रहे हैं, एड बैक कर रहे हैं। आपका आ गया
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कितने रुपए का, 1,60,000 रुपीज का। अब आपको वर्किंग कैपिटल वाली चीजें डिटरमाइन करनी है। तो हमारे पास क्या क्या वर्किंग कैपिटल में चीज थी, तो पहले बोल रहा है आउट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, मतलब पहले वो ऑप्शंस ऐड कर रहा है जिसमें कैश बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। तो हमारा जब आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटी के बढ़ने से और करंट एसेट्स के घटने से, कल भी मैंने बताया था कि करंट एसेट का कैश के साथ में निगेटिव रिलेशन होता है और करंट लायबिलिटीज का पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। तो जब करंट लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो कैश भी बढ़ेगा, और जब करंट एसेट्स घटेगा तो कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, ठीक है। तो कैश जब बढ़ रहा है पहले वो आइटम्स लिख लिया, फिर उसके नीचे कैश जब घट रहा है तो वो आइटम्स लिख लिया, और फाइनली हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे आके उसको डिराइव कर दिया हमने, ठीक है। समझ में आ रहा है। आइए यहाँ पे कुछ नोट भी डाला है इसने, आपको बहुत सारे इलस्ट्रेशंस में बहुत सारा ऐसा नोट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या बोलता है, if between the two accounting years amount of goodwill decreases, it means goodwill is written off or amortized, thus it is added to net profit before tax and extraordinary item while calculating cash flow from operating activities as non cash item। आपको पता है ये गुडविल का ट्रीटमेंट, उसने वही गुडविल का ट्रीटमेंट नोट में छापा है। आपको पता है जब गुडविल का वैल्यू घटता है तो हम क्या करते हैं, और जब गुडविल का वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ तो क्लासिफाई ही नहीं होगा, कहाँ क्लासिफाई होगा, गुडविल का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो कहाँ क्लासिफाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्लासिफाई होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ऑलरेडी पता थी, लेकिन उसी को इसने नीचे लिख दिया कि अगर परचेज ऑफ गुडविल होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। पता नहीं क्यों लिखा, जरूरत नहीं थी यहाँ पे लिखने की, ठीक है। आया समझ में क्वेश्चन, चल आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 23, किसी और के पास कोई दूसरे पब्लिकेशन की बुक होगी तो वो भी निकाल लेंगे अभी, है एस सी शर्मा है, ठीक है, एक मिनट निकाल के रखेंगे अपने पास में, कोई ऐसा क्वेश्चन यहाँ तक होगा तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ भी आपसे वही बोलता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको निकालना है। देख लीजिए फिगर चेक कर लीजिए, कोई ऐसा फिगर है जो आपको समझ में नहीं आता है तो बताइएगा। पहला सरप्लस के दोनों सालों का बैलेंस दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल्स को देखिए तो क्या हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स में, ट्रेड रिसीवेबल्स पिछले साल से इस साल घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स घट रहा है मतलब ये पैसा दे के जाएगा कि लेके जाएगा, पैसा देगा आपको, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट में क्या हो रहा है, घट रहा है, आउटस्टैंडिंग रेंट में घट रहा है क्या, ठीक है। 42 से 24 मतलब ये पैसा लेके जाएगा कि देके जाएगा, हाँ अच्छा ये इनफ्लो है क्या आउटफ्लो, आउटफ्लो, चलो ठीक है, लेके देके छोड़ो। गुडविल, गुडविल 76 से बढ़ के 80 का हुआ, क्या ऑपरेटिंग में कुछ होगा क्या, नहीं ऑपरेटिंग में तो कुछ नहीं होगा, ये कहाँ ट्रीट किया जाएगा, ये ट्रीट किया जाएगा इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो कितने का, 4,000 का, ठीक है। आइए उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, बताइए क्या होगा, इनफ्लो है या आउटफ्लो है, आउटफ्लो है, गुड। आउटफ्लो क्यों है, बिकॉज 4,000 पहले था, अब प्रीपेड 8,000 का हो गया, मतलब आपने 4,000 रुपया और क्या किया होगा, और प्रीपेड इंश्योरेंस और इंश्योरेंस आपने परचेज किया होगा 4,000 का, ठीक है। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स देखिए क्या हो रहा है, ट्रेड पेबल आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है, 38 से घट के 26 हो रही है, तो अगर लाइबिलिटी घट रही है तो कैश भी क्या होगा, घटेगा, सिंपल सी बात है। और ऐसे अगर लॉजिकली सोच के कीजिएगा तो 38,000 की चीज अब घट के 26,000 की हो गई, मतलब आपने पे किया होगा, पे किया होगा तो कैश क्या हो गया होगा, घट गया होगा। तो या तो आप ये चला लीजिए दिमाग की भाई रिलेशन देख लीजिए, या नहीं तो लॉजिकली सोच लीजिए, जो करना है कर लीजिए, आंसर चेक कर लीजिए, क्योंकि आप प्लस माइनस बता चुके हैं खुद ही, तो आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसने क्या नीचे निकाला, ठीक है, इसने नीचे वो क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस करके नेट लॉस निकाला कि इस साल हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसने लॉस को पुट किया, उसके बाद इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज करके इसमें निकालेंगे बाकी चीजें। कोई दिक्कत है इसको समझने में, एक बार चेक कर लीजिए। तो इसमें और कोई टिपिकल आइटम तो था नहीं, इसमें सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज का मूवमेंट था, ठीक है। यहाँ क्या नोट लिखा हुआ है देख लीजिए, ये गुडविल वाला नोट लिखा हुआ है कि 4,000 रुपया जो एक्स्ट्रा गुडविल परचेज किया है हमने, वो ऑपरेटिंग में कंसीडर नहीं होगा, वो कहाँ कंसीडर होगा, इन्वेस्टिंग में कंसीडर होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ इसमें आप कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मेट क्या 100% ऐसा ही बनना चाहिए क्या,
ये फॉर्मेट क्या 100% ऐसा ही बनना चाहिए क्या? ठीक है, कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं भी बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर जैसे बैलेंस शीट आपने उठाया बेटा, ठीक है, जैसे अगर मुझे कोई बनाने के लिए बोले तो मैं क्या करूंगा, मैं इंडिविजुअल आइटम का ट्रीटमेंट करता हुआ चलूंगा। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा कि इंक्रीज और डिक्रीज को एक साथ में लेके चले। जैसे मुझे पहला आइटम दिखा, पहला आइटम क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स, क्या होता है 62 से घट के 50 हो रहा है, इसका मतलब मुझे पैसा क्या हुआ होगा, मिला हुआ। मैं सीधे लिख दूंगा ऐड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर अगला आइटम मुझे जो करना होगा लिस्ट, मैं लिस्ट कर दूंगा, अगला आइटम ऐड लिस्ट, ठीक है। आप ये नहीं कीजिएगा कि सारी चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों एक साथ होगा तो उसको एक साथ नहीं कर पाइएगा, छूट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जो इंडिविजुअल आइटम दिखा उसका जो ट्रीटमेंट है कर दीजिए सीधा। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ये बात समझ में? ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, इसको क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड को हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करना पड़ेगा। आइए तो देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का दिया हुआ है, अप्रूव बाय द शेयर होल्डर, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, ये नॉन कैश आइटम होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दिया हुआ है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, गुडविल एमोर्टाइज्ड, ठीक है, ये नॉन कैश आइटम है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऑन गेन है, ठीक है, इनकम टैक्स पेड और इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड, इसके बारे में भी आप जानते हैं। ये इनकम टैक्स पेड कौन सा है, जो हमने इस साल पे किया है, और रिफंड जो मुझे पिछले सालों का क्या हुआ होगा, मिला होगा, ठीक है। कोई ऐसा आइटम इसमें जो आपको नहीं पता हो या जो आप समझ नहीं रहे हो? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब भाई एक बार हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ये सबसे पहले बोलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के लिए इसने वर्किंग नोट किया है, बिकॉज हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो आफ्टर टैक्स से तो हम काम कर नहीं सकते हैं, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बिफोर टैक्स लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए वर्किंग नोट चेक कीजिए, क्या बोलता है, बोलता है हमारे पास में नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड कितना रुपया था, 1,10,000, ठीक है। अब आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स करने के लिए हमने करेंट ईयर के टैक्स का प्रोविजन इसमें क्या कर दिया, एड बैक कर दिया। देखिए आपका करेंट ईयर पर प्रोविजन कितना था, चेक कीजिए, ये देखिए सेकंड नंबर आइटम कितना था, 50,000 रुपया प्रोविजन फॉर टैक्स था, आपने वो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या कर दिया, उसके अंदर एड बैक किया, ठीक है। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड भी था, तो आपको इसको बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड बनाना पड़ेगा, तो डिविडेंड का भी अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। ये रहा आपका डिविडेंड का अमाउंट, ठीक है। तो देखिएगा वर्किंग नोट में इस डिविडेंड को भी उसने क्या किया होगा, ऐड बैक किया। ये रहा टैक्स का प्रोविजन ऐड बैक किया, डिविडेंड का प्रोविजन इसने क्या किया, ऐड बैक किया। अब यहां तक करने के बाद आपका क्या आ गया, प्रॉफिट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत इसको समझने में? आइए अब नेक्स्ट बोलता है आपके पास एक रिफंड ऑफ इनकम टैक्स भी था, कितने रुपए का, 40,000 रुपए का, ठीक है। तो उसने रिफंड, आपने क्या किया रहा होगा, एज एन इनकम ट्रीट किया रहा होगा, उसने उस रिफंड को क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो आप कहां पहुंच गए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 1,70,000। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? अब इस 1,70,000 को यूज करके और अब बाकी चीजें हम लोग टेबल के अंदर करेंगे। ये वर्किंग नोट मैं अभी आपको समझा रहा था, 1,70,000, आप पहुंच गए हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे। अब देखिए बाकी चीजें हमें ट्रीट करनी है, तो अपने पास क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम था, इस नॉन कैश आइटम को हमने क्या किया, एड बैक कर दिया। फिर हमारे पास गुडविल एमोर्टाइज्ड का अमाउंट था, हमने एड बैक कर दिया। ये हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग क्या था, लॉस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसका ट्रीटमेंट कहां होना चाहिए था, होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो यहां हमने इसको क्या कर दिया, एड बैक कर दिया, ठीक है। एड बैक करके हम यहां पहुंचे। उसके बाद हमारे पास एक नॉन ऑपरेटिंग क्या था, इनकम भी था, किस चीज का, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। ये कहां ट्रीट होना चाहिए, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो हमने इसको यहां से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हम यहां पहुंच गए, कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पे इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड,
क्या ठीक है? बिल्कुल। आपने 50,000 पे किया और 40,000 आपको क्या हो गया, रिफंड आ गया। तो आपका यहाँ पे नेट पेबल कितना है, नेट कैश कितना गया आपका 10,000। तो आपने यहाँ 10,000 रुपया इसका माइनस किया, आपका प्रॉफिट कितना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, 1,90,000। तो आपको ना हर एक आइटम को डील करना समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ डील होगी, कौन सी चीज कहाँ डील होगी, और ये कैसे आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आ पाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है भाई, चले आगे। ठीक है, आइए अगला इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, बोलता है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डेटा समझना। जब आप डेटा समझ जाइएगा ना तो आप अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर पाइएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेटा क्या होता है कि आदमी अपना वर्किंग ही नहीं चालू कर पाता है कि हमको स्टार्ट कहां से लेना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, बोलता है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स एंड आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम। ये बिफोर टैक्स तो है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जिसको कंसीडर कर लिया गया है, उसके बारे में उसका एडजस्टमेंट अपने को अगर करना होगा तो करेंगे। ठीक है, बोलता है 2.5 लाख रुपया प्रॉफिट है, लेकिन हमने इन चीजों को उसके अंदर क्या कर लिया है, कंसीडर कर लिया है। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हमने कंसीडर कर ली हैं। बोलता है डेप्रीसिएशन हम कंसीडर कर चुके हैं, तो इसके इफेक्ट को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। अमोर्टाइजेशन के इफेक्ट को हटाएंगे। ट्रांसफर हमने जनरल रिजर्व में करके अप्रोप्रिएट कर लिया था, इसके इफेक्ट को हटाएंगे। और गेन ऑन प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ लैंड, इसके भी इफेक्ट को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो आप ये समझ गए कि इन इफेक्ट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इस वाले बॉक्स में आपको क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल चेंज से रिलेटेड बातें दी हैं। देख लीजिए, वहां तीनों चीज या तो करंट एसेट है या तो करंट लायबिलिटी है। पहली चीज क्या है, पहली चीज है रिसीवेबल्स। देखिए चेक कीजिए, ध्यान से चेक कीजिएगा। ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस, मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है और ये करंट ईयर का है। ओपनिंग और क्लोजिंग इतना तो आप समझ रहे होंगे। शुरुआत में मेरे पास में ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के थे, 2,20,000। अभी मेरे पास कितने के हैं, 2,30,000। इंक्रीज इन करंट एसेट मतलब कैश क्या हो गया, घट गया। इतना तो आप क्लियर हो रहा है। एसेट का बढ़ना मतलब कैश का घटना। ठीक है, 1.5 लाख रुपए का आपके पास में क्या था, पेबल, और अब वो बच के हो गया 1 लाख रुपए का। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी मतलब डिक्रीज इन कैश। ठीक है, 60,000 रुपए का था प्रीपेड एक्सपेंस, अब वो घट के हो गया 40,000 रुपए का। डिक्रीज इन करंट एसेट मींस इंक्रीज इन कैश। तो ये तीनों एलिमेंट तो डील हो गया, कोई दिक्कत नहीं है डील करने में। ऊपर के भी मोस्टली एलिमेंट्स का आपको दिमाग में एक व्यू बन गया है कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। ठीक है, अभी कुछ दिन आपका पहले व्यू बनेगा और फिर उसके बाद आपको उसको टेस्ट चेक करना पड़ेगा कि हाँ क्या मेरा व्यू ठीक था कि नहीं ठीक था। ठीक है, तो अब आप व्यू बना चुके हैं, एक बार इसको टेस्ट चेक कर लीजिए कि हम जो सोच रहे थे क्या वो ठीक था कि नहीं ठीक। देख लीजिए, देखिए 2,50,000 रुपए से चले। सबसे पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को आपने ऐड करके नलीफाई किया इसका इफेक्ट। ठीक है, फिर उसके पास में आपने क्या किया, आपने जो नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस कर रखे थे, डेप्रीसिएशन और एमोर्टाइजेशन, इसको भी आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर आपके पास में एक गेन ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड था जो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम था, उसको आपने क्या कर दिया, लेस कर दिया। इसका ट्रीटमेंट कहां होगा, इसका ट्रीटमेंट कहां होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आया, उसके बाद वर्किंग कैपिटल में 3 आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बातें थी। ठीक है, कोई 2 चीज लेस हुई थी, एक चीज ऐड हुई थी, वो हमने कंसीडर पहले ही कर लिया था। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बस इसको लिखा, आंसर निकाल दिया। बोलिए, इंडिविजुअली किसी कंपोनेंट में अगर आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, फॉर्मेट यू हैव टू फॉलो लाइक दिस, आपको ये फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब तक इंडिविजुअल कंपोनेंट में दिक्कत रहेगी, फॉर्मेट फॉलो करने में भी दिक्कत रहेगी। कोई ऐसा इंडिविजुअल कंपोनेंट जिसमें आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग उसी प्रोसेस से चल रहे हैं जो प्रोसेस पहले से चल रहा है। ठीक है, इलस्ट्रेशन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए। बोलता है ग्रैंड हॉस्पिटलिटी लिमिटेड एक कंपनी है, उसने रिपोर्ट किया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ध्यान से देखिएगा, आफ्टर टैक्स,
आफ्टर टैक्स। तो आपका दिमाग पहले कहाँ चलेगा कि इसको सबसे पहले बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बनाना होगा। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा तो नहीं होगा तो इसको बिफोर टैक्स तो कम से कम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एप्रोप्रिएशन एडजस्ट करना पड़ेगा, देखते हैं। और उन्होंने क्या दिया, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर या ओपनिंग बैलेंसेस और ये क्लोजिंग बैलेंसेस है। ठीक है, सबसे पहला मुझे दिखता है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल। तो भाई इतने तो आपको राहत देके जाएगा, इतने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे नॉर्मली करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का ऊपर नीचे है। आपको इसके बारे में कंठस्थ एकदम तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक चीज है प्रोविजन फॉर टैक्स। बोलिए प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या होता है। प्रीवियस ईयर वाले को हम मान लेते हैं कि करंट ईयर में पेड है, और करंट ईयर वाले को हम मान लेते हैं कि इसका प्रोविजन जो हमने बनाया है उसको हम प्रॉफिट में क्या करते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। इसका भी आपको पता है। तो ये 4 एलिमेंट तो आपको कहीं से दिक्कत 5 एलिमेंट नहीं देके जाएगा। इसके बाद भी कुछ और एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, पर ये पहला एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन 49,000 रुपए का चार्ज हुआ है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। ये नॉन कैश एक्सपेंस है, प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऐड बैक मारेंगे। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 20,000, बताइए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ठीक है, पहले ये प्रॉफिट से लेस हो जाएगा और फिर नीचे आपका ऐड हो जाएगा। देखते हैं अभी इसको करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये क्योंकि आप पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं ना, तो पैसा तो मिला ना आपको, बात समझ में हम करके बता रहे हैं। अभी सबसे पहले ये समझिए कि ईओआई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ में आ रहा है क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, ये कहाँ ट्रीट होगा, गुड बोलता है, और आगे आपको बोलता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए अरे एक बार चेक कर ही लेते हैं इन सबका बैलेंसेस भी। इन्वेंट्री के साथ में क्या हुआ है, 72 से घट के 69 का हुआ है, तो पैसा मुझे दे के गया होगा। ठीक है, ऐसे भी एसेट का गिरना मतलब कैश का बढ़ना। ठीक है, दूसरा 61,000 से 94,000 क्या हुआ, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ा मतलब कैश आउटफ्लो हो गया। ठीक है, 3,000 से बढ़ के 14,000 हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, एसेट बढ़ा, इसका मतलब कैश घटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल्स 78 से 82, करंट लायबिलिटीज बढ़ी, कैश भी बढ़ा, और प्रोविजन फॉर टैक्स का तो हमने ट्रीटमेंट कर ही लिया है। ठीक है, यहां तक में कोई परेशानी आई। अब ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, क्या हुआ, आई। ठीक है, आपको देखने में लगेगा कि बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट है। सबसे पहले ये प्रॉफिट हमें एट द स्टार्टिंग ऑफ द फिगर दी हुई थी, स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन 3,40,000 रुपया दिया हुआ था। अब बोलता है हमारे पास में प्रोविजन फॉर टैक्स, आपने खुद ही बोला कि सर प्रीवियस ईयर का तो पे कर देते हैं, करंट ईयर का हम अपने प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं बिकॉज वो प्रोविजन है करंट ईयर का। आपने ऐड किया, 3,53,000 पे आप पहुंचे। ठीक है, अब आइए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, और आपको पहुंचना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो आपने ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को यहां से क्या कर दिया, लेस कर दिया। अभी दिमाग में रखिएगा कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, कैश तो आया है, ये बात समझ रहे हैं ना, कैश आया है, और ये इंश्योरेंस क्लेम ना तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा ना ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग में कहीं बाद में एडजस्ट होगा। ठीक है, और नीचे देखिए कहीं ना कहीं एडजस्ट हुआ होगा, ये रहा। ठीक है, ये रहा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ठीक है, तो अगर ऊपर लेस ना करें और नीचे ऐड ना करें तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन प्रॉपर तरीका यही है कि पहले आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अगर है कोई प्रॉफिट का उसको लेस करें और फिर नीचे उसको क्या करें, ऐड करें। ठीक है, चलते हैं 2 मिनट के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इतना करने के बाद हमारे पास नॉन कैश आइटम था, एक डेप्रिसिएशन का, हमने उसको क्या किया, ऐड बैक किया। एक गेन था हमारा सेल ऑन इन्वेस्टमेंट का, उसको हमने लेस किया। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इतनी चीजें याद कैसे रहेंगी, तो आपको इसीलिए मैंने बोला कि एक एक एडजस्टमेंट को आपको क्या कर लेना पड़ेगा, अपने क्वेश्चन में प्लस माइनस लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन सी चीज प्लस करेंगे कौन सी चीज माइनस करेंगे, क्योंकि कंट्रोल में नहीं आएगा, तभी कंट्रोल में आएगा जब पहले से आप प्लस माइनस क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। समझ रहे हैं? ठीक। तो जैसे अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करने टाइम प्लस माइनस लिख रहे हैं ना, वैसे ही आप खुद क्वेश्चन पढ़ने टाइम प्लस माइनस क्या कीजिएगा, लिखिएगा, तभी जाकर के आप कर पाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, उसके बाद हमारे पास में वर्किंग कैपिटल का 4 चीज दिया हुआ था ऊपर जो हम कंसीडर करके आए थे। ठीक है, उसको हमने प्लस माइनस कर लिया।
उसके बाद हमारे पास में नेट कैश जनरेट आ गया। अब देखिए यहां नीचे, अब हमारे पास में है इनकम टैक्स पेड। ये इनकम टैक्स पेड कहां से आया? ये इनकम टैक्स जो हमने पे किया 19,000 रुपया, ये कहां से आया? ये प्रीवियस ईयर वाला प्रोविजन था, जिसको हमने ये मान लिया कि ये प्रीवियस ईयर का प्रोविजन था, तो इस साल ये क्या हो गया होगा? क्या हो गया होगा? पेड हो गया होगा। गुड, ठीक है। तो ये 19,000 रुपया हमने पे किया। अब हमारे पास में आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर ईओआई, बिकॉज हमने ऊपर ईओआई को ट्रीट कर लिया था। ठीक है, तो फिर नीचे हमने क्या किया, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से जो मेरा कैश इनफ्लो हुआ, वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? जोड़ दिया, और ये हम यहाँ पे पहुंचे। क्लियर है? स्टेप बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन बनाने में चीजें क्या हो सकती हैं? ठीक है, मोस्ट ऑब्वियस है कि चीजें छूट सकती हैं। ठीक है, छूट सकती हैं। आइए, नोट में वही लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्स को हमने करंट ईयर का टैक्स पेड मान लिया है, और करंट ईयर के प्रोविजन को हमने प्रॉफिट से क्या कर लिया है? एडजस्ट कर दिया है। कोई दिक्कत भाई साहब? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। हाँ, सुनने में ये बहुत आसान लगता है, जब तक आप बनाइएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि असली कठिनाई कहाँ है। ठीक है, कठिनाई बहुत आती है इसके अंदर, हम आपको एकदम पहले ही बताते जा रहे हैं कि जब तक आप कॉपी पे फ्रेम आउट नहीं कीजिएगा आपको दिक्कत आएगी भाई। सुनना बहुत आसान है, इसको करने में दिक्कत आती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात पूछे अभी मेरे को, कहाँ तक कर लेते? यहाँ तक कर लेते ना, ये डिस्कस करना है 27। लाइए तो मेरे पास में बाकी बुक्स दीजिए। तो जिनके पास में टीएस गरेवाल है वो तो समझ रहे हैं कि अप टू 26 इलस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। लाइए डीके गोयल लाइए, लाइए ना, हम खोल लेंगे भाई, काहे कष्ट कर रहे हैं। लाइए एससी शर्मा लाइए। तो जिनके पास डीके गोयल है वो बच्चे टिक लगाइए तो, या लिखिए अपने पास में, हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डीके गोयल, क्योंकि आप जब तक बनाएंगे नहीं आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, जिनके पास टीएस गरेवाल है वो तो समझ गए कि 26 नंबर इलस्ट्रेशन तक सिलसिलेवार काम करना है। एक मिनट हल्ला नहीं। क्या हो गया भाई? अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 19, डीके गोयल इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 19। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगा के काम कीजिएगा। अभी तक का जितना बुद्धि विवेक है ना आपका, क्लास 11 से लेकर 12 तक का सब यहाँ लग जाएगा। 11 का ही बुद्धि विवेक लगेगा भाई साहब। कहाँ? अच्छा, चलिए वापस से चलते हैं 11। वही क्वेश्चन नंबर 19 तक, नहीं 19 नहीं 18 तक, क्वेश्चन नंबर 18 तक, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 18। ठीक है, ये हो गया डीके गोयल से। एसटी शर्मा से देख लीजिए भाई, हल्ला नहीं करो जी।
इलस्ट्रेशन नंबर 26 तक एससी शर्मा में, ठीक है। इसमें से एक दो इलस्ट्रेशन है जिसमें बुद्धि विवेक लगा के काम कीजिएगा, ठीक है। एक दो इलस्ट्रेशन ऐसा है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के काम कीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 26, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम आपको बता देते हैं, कर देते हैं हम, वो रिकंसिलेशन कर देंगे लास्ट में, ठीक है। जब तीनों एक्टिविटी पढ़ा देंगे ना तो वो हम काम कर देंगे, जो बढ़िया क्वेश्चन होगा उसको हम आपको बाकी किताब वालों को भी बता देंगे। ऐसे मोर और लेस सारी किताबों में सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का। अच्छा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसमें इलस्ट्रेशन के हिसाब से ही चलता है क्या? तो फिर उसी हिसाब से कर लीजिए ना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से 26 है तो क्वेश्चन नंबर 26 तक तो आपसे बन ही जाएगा। इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा आपको मिलेगा बेटा जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो ट्रीटमेंट अगर क्वेश्चन में दिया भी हुआ है तो करने की जरूरत, क्योंकि हमने प्रॉफिट कौन सा उठाया है, बस। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है, जो देख लिया है मैंने। लगभग 24 या 25 नंबर इलस्ट्रेशन के पास में मिलेगा आपको, ठीक है। डीके गोयल में आपके पास में 27 यहाँ दिया हुआ है, तो 27 28 तक तो मैं डिस्कस कर ही दूंगा। अभी 29 भी आ ही रहा है, 29 भी डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। 29 तक ही मैंने रखा ही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका, अगर आपके पास में टीएस गरेवाल है, किसी के पास में टीएस गरेवाल है क्या अभी? इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 कितना बोला था मैंने? 29। अभी तक जहां तक डिस्कस किया उसके आगे भी दो क्वेश्चन और है, 1 to 29। क्वेश्चन एक बार देखने किसके पास टीएस गरेवाल है। कोई है क्या ऑनलाइन क्लास में, कोई अटेंड कर रहे हैं क्या? कौन कौन है? अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, 29 तक तो इलस्ट्रेशन मैंने बोल ही दिया। अब ठीक है, अब खत्म हो, कैश फ्लो खत्म। हाँ है, तुमको बड़ा क्लास छोड़ने का, सुबह में तुम क्लास नहीं आई थी, मतलब सर के नाविज सर के। अच्छा कल भी नहीं आई थी, अच्छा हाँ। तो फिर बैकअप सारा कैसे खत्म होगा? क्या ही फायदा से सर का क्लास करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 22, ठीक है। इसमें से हो सकता है एक दो क्वेश्चन ना बने, ठीक है। जैसे कि 22 नंबर क्वेश्चन ही बनाने में दिक्कत आएगी, तो थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगा करके बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिसके पास ना हो वो वापस मेरे पास आ जाएंगे, हम तो समझाएंगे ही क्वेश्चन, ठीक है। आइए, इसके बाद मेरे पास में कौन सा इलस्ट्रेशन है? 27 तक डिस्कस किया था ना। एक दो क्वेश्चन कल हम डीके गोयल से भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन उसमें मैंने देखा है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा अजीब तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। मतलब एसपीएल अकाउंट दे दिया है, उसके नीचे नोट्स बना करके दे दिया है, तो वो समझाना पड़ेगा। लाओ हम बता देते, दिखा देते। हाँ, एसपी वैसा क्वेश्चन नहीं बताया है, वो समझाना पड़ेगा, तभी तो कह रहे हैं ना कि वैसा एक दो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर, हम बता देते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 16 में इसने बैलेंस शीट ना देके एसपीएल दे दिया है, और एसपीएल देने के बाद बड़े अजीब तरीके से नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। बन गया तो आपको 2 समोसा, यही रुक तो जाओ, अभी कहाँ जा रहे हैं? हाँ हाँ, इलस्ट्रेशन में तो बन ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इतना तो कोई भी माइंड चला लेगा। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, चलो कल का पार्टी फिक्स है।
तो साल भर में 7 महीना बंद भी तो था भाई, अब हम घर जाके पार्टी थोड़ी देंगे। पार्टी पेंडिंग है। अच्छा, बर्थडे का पार्टी दिए ना तुम लोग को? अच्छा ठीक है भाई, ऋषभ को फिल्म दिखा अभी नहीं, पेपर के बाद, आप लोग के पेपर के बाद। काहे व्यस्त हो जाएंगे? तो ठीक है, संडे तो फ्री रहेंगे ना।